सभी को नमस्कार। आज का जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक किसी सब्जेक्ट को लेकर नहीं है। आपकी लाइफ में फेल्योर, असफलता मिलने पर आपका जो एक कदम है कि अपने आप को ही ख़त्म कर देना, मैं उस पर बात करूँगा। आज की एक स्टूडेंट्स के साथ मेरा लगभग 1.5 घंटे डिस्कशन चला और वो डिस्कशन सिर्फ इतना था कि वो किसी बात को लेकर बहुत 2-3 दिनों से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में थे। ना घर वालों से बात, ना खाना, ना पीना। वजह क्या थी मैं वो बताऊंगा। तो उनसे जब मैंने ऐसी बात किया तो वो यही कहना था कि सर अब मैं आगे जीना नहीं चाहता। बहुत दुख लगा कि मैंने यही अभी 2-3 दिन पहले सभी स्टूडेंट्स को समझाया और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था, तब जाके मैंने उनको 2 घंटे समझाया। और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो उनकी समस्या है, ये मेरी भी समस्या है। वही बात मेरे अंदर भी चल रही है, यही बात हर स्टूडेंट के अंदर चल रही है जो भी तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि लगभग 2-3 महीने से हमारे सामने कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। चाहे मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टूडेंट, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई बिजनेस चला रहे थे, कोई कहीं पर मजदूरी कर रहे थे, कोई रिक्शा चला रहा था, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई होटल का काम, सबकी इनकम जीरो हो चुकी है। और यही स्थिति काफ़ी लंबे समय से चल रही है। लेकिन क्या इतनी समस्याओं के चलते मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं? मेरे पेरेंट्स के प्रति जो उन्होंने मेरे प्रति सपने देखे, 25 साल तक न जाने क्या क्या किया, अपनी एक छोटी सी समस्या को लेकर क्या मैं अपने आप को ख़त्म करके उनको वो सुकून दे सकता हूं जो मेरे से उम्मीद किए थे? जितना परेशान आप हैं अपनी नौकरी को लेकर, अपने खर्चों को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, अपनी और भी समस्याओं को लेकर, उससे कई गुना ज़्यादा आपके पिताजी हैं। बात यह है कि आपके सामने वो कभी उसका बखान नहीं करते। और आपका ये कदम उनको बस एक मिट्टी का पुतला बचाकर छोड़ेगा। जिएंगे बस एक मिट्टी का पुतला, उनके अंदर सांस चलेगी, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, कोई जीवन जीने का एक जो खुशी होती है वो नहीं रहेगी। मैंने यही बोला था कि अपने पेरेंट्स के लिए आपका जिंदा होना ज़रूरी है। नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपका खड़े रहना, उनके साथ बात करना, और अगर उन्होंने ग्रेजुएशन करवा दिया है, आप कलम चला सकते हो तो यार जीवन पाल सकते हो। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि नौकरी मिल जाएगी तो सारी लाइफ सेटल है। यार नौकरी मिलने के बाद हर दिन हर रात जितना टेंशन आज मिलने से पहले, उससे कई गुना ज़्यादा टेंशन होता है। अगर टेंशन ना होता तो एक आईएएस, एक आईपीएस आत्महत्या ना करता। मैं सारी बातें आपसे बिल्कुल फ्रैंक होकर बात करूंगा कि आपको अपने अंदर कैसे मोटिवेशन लाना है, क्योंकि मैं भी आपके सामने खड़ा होकर अगर स्पीच दे रहा हूं तो मेरी भी एक स्थिति ऐसी थी कि जब 1 महीने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया था, आज से 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, और मेरे दोस्त खिड़की से झांक कर देख लेते थे क्या कर रहा है। पेरेंट्स डेली कॉल करते थे, कैसे हो? तो मैं बस यही बोलता था, अरे टेंशन मत लो, मरूंगा नहीं, आप यही डर रहे हो ना, इसीलिए तो दिन भर पूछते हो। यार सक्सेस और असफलता और सफलता, ये तो हमारी मेहनत, सिक्का जब आप टॉस करते हो तो 2 पहलू होते हैं। पेपर जब आप दे रहे हो तो उसमें भी आपको पहले से 2 चीज़ें मान के चलना है कि मैं या तो फेल होऊंगा या पास होऊंगा, जिंदा दोनों स्थिति में रहना है। बड़ा शर्मिंदा होता हूं मैं कि यार एक 25 साल 30 साल का युवा जब इन 4 महीने पैसे ना कमा पाने से अपने आप को जीवन खत्म करने की सोच लेता। मैं मानता हूं कि समस्या है। एक मजदूर मुंबई से चलकर, दिल्ली से चलकर बिहार जाता है, मध्य प्रदेश आता है, इसलिए कि अपनों से मिल सके, अपने घर जा सके, और घर में भी टूटी झोपड़ी नहीं है।
जहाँ जन्म लिया है वहाँ के प्रति लगाव है और वहाँ जाते जाते प्राण त्याग देता है। कम से कम जिंदगी से डरता तो नहीं है, चुनौतियों को सामना करता है, लड़ते लड़ते मरता है। पढ़ के मरो ना, कोई नहीं मरा है। ये डर के मरने वाली जो बात है ना कि मैं वैकेंसी नहीं आ रही तो मैं मर जाऊंगा, पेपर नहीं निकलेगा तो मैं मर जाऊंगा, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और ये लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, सामने वाला बहुत पैसे वाला इसलिए वो खुश रहता है। यार अगर पैसे से कोई खुशी मिलती ना तो सुशांत सिंह राजपूत फांसी नहीं लगा, आत्महत्या नहीं करते। सफलता से अगर स्ट्रेस ना आता तो कोई आईएएस आईपीएस आत्महत्या ना करता। बात यह है कि आप अपने आप को कितना संतुलित रखते हैं, किन चीज़ों पे आप खुशियां ढूंढते हैं। इस लॉकडाउन में सभी की स्थिति एक जैसी है, सभी के सामने समस्या है। अगर हम कोई पढ़ा रहे थे या फिर स्टूडेंट्स के साथ जुड़े थे, वो भी काम तो बंद है। लॉकडाउन है, कॉलोनी पूरी तरह से सील है, कुछ बाहर आ नहीं सकते, कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी आपके साथ डिस्कशन करने का ये बस खुशी उस बात में ढूंढ लेते हैं कि यार जिनके साथ मेहनत कर रहा हूँ, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स को कोई सपना दिखा रहे हैं, और हो सकता है मैं उनके किसी काम आ जाऊं तो कल के दिन जब भी उनसे मिलूंगा तो एक सम्मान भरी नज़रों से मुझे देखेंगे। यार इससे बड़ी सफलता किसी नौकरी में नहीं मिल सकती, ये मेरा मानना है। मैं बार बार पहले भी बोला था कि किसी मंजिल की खूबसूरती का तलबगार नहीं, रास्ते की धूल से मोहब्बत करना सीख जाओ तो शायद ये घटना या ये नौबत नहीं आएगी। और उसकी और भी वजह ये है कि हम बहुत लंबी लंबी प्रॉमिस करना या फिर जो भी है। मैं आज बता दूं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना सावधान रहना है, और अगर नहीं रह सकते तो प्रिपरेशन करना छोड़ दो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे साथ अगर जुड़ के तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को सफलता एक तरफ, असफलता दूसरी तरफ मान के चलना है। क्यों? क्योंकि अगर 9 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 1500 सीट आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8,99,000 लोग फांसी लगाकर मर जाएं। असफलता ही तो मिली है। तो आपको यहाँ पर भी रखना है, और जो असफल हुए एक बार वहाँ पर भी रख के सोचना है कि क्या इस स्थिति में पहुँचा तो ये तो अच्छी बात है, नहीं पहुँच पाया तो क्या इसको फेस कर लूँगा। ये बात आपको सोचना है, और कितनी से कितनी बुरी कंडीशन मुझे और फेस करनी पड़ेगी उन सब को अपने सामने रखो। सक्सेस मिलती है तो क्या खुशी होगी उसको भी अपने सामने रखो। दोनों चीज़ों को सामने रखकर सोचो, जीवन में कभी ये विचार नहीं आएगा। ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़ों की संपत्ति है तो खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगी, और परेशान होगे। ऐसा ही बनने के बाद आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यार जिले में जब कोई घटना होगी या आपके थाने में ऊपर से कुछ और प्रेशर आ रहा है, आप जिसके कांटेक्ट में या कोई वहाँ का लोकल लीडर है उसका कुछ और प्रेशर है, आपका ऑफिसर कुछ और कह रहा है, आप दुविधा में फंस गए, उस प्रेशर को कैसे मैनेज करोगे। तो सीधी सी बात यह है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो 1-2 बड़ी असफलताएं मिलनी चाहिए, मेरा मानना ये है। 1-2 बड़ी असफलताएं अगर मिल जाएंगी और फिर आप खड़े हो तो आपको कोई भी कितनी से कितनी बुरी स्थिति आ जाए, आप हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखोगे। वजह ये होती है कि हम लोग 10th बहुत अच्छे से निकालते हैं, पेरेंट्स ढोल नगाड़े से हमारा स्वागत करते हैं, मिठाइयाँ बंटवाते हैं, बेटा ऐसा किया वैसा किया, पूरे रिलेशन में सब कुछ होगा। 12th बेटा ने अच्छा किया, बेटे को ऐसा फूल में चढ़ा देंगे कि बस 12th ही ज़िंदगी है। ग्रेजुएशन में आते आते बेटा, इन सभी दोनों पेरेंट्स का जो एक सेलिब्रेशन था वो इतना खुश हो जाता है, उसको इतना उछाल दे देते हैं कि वो फिर ज़मीन में पैर ही नहीं रखता। उसको लगता है कि अब मेरे लिए सारी दुनिया आसान है, मैं तो दुनिया घूम के आ जाऊंगा। कॉलेज के टाइम में वो बढ़िया मस्ती करता है, पापा को ये भरोसा रहता है कि बेटा 12th तक अच्छा है। मैं बता रहा हूँ वजह कहाँ से होती है, भरपूर पैसे मिले, पता नहीं चल रहा वो कर क्या रहा है। इसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद जब वो कॉम्पिटिशन में बैठता है तो हमें ये पता रहता है कि हमारी असलियत क्या है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा या निकाल लूँगा। पिताजी को भरोसा है कि मेरा बेटा 12th तक अच्छा था, ग्रेजुएशन में भी अच्छा किया होगा और एक बार में पेपर निकालेगा, और हमें लगता है कि इतना भरोसा है तो टूटना नहीं चाहिए। मेहनत करते हैं, पहली बार में असफल होते हैं, और असफल होते ही उस दुख में ऐसा लगता है कि यार अब मुझे नहीं जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक आप बिल्कुल हवा में उड़ते आए हैं, ज़मीन पे पैर ही नहीं रखा। ठीक है,
तो एक दो बार गिरो, संभल के खड़े होगे। पहली बार में सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो एक तो आपके अंदर एरोगेंट यानी आपके अंदर घमंड कि मैंने पहले प्रयास में सारी चीज़ें, दूसरा आपको लगेगा कि आगे आने वाले जीवन में कोई बड़ी असफलता होगी तो आप एक पोस्ट में होने के बाद भी वही कदम उठाओगे जो आज आप सोच रहे हो असफल होने के बाद। तो अगर आप एसआई या कांस्टेबल या यूपीएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी है, मैं सभी पेरेंट्स को भी यही बोल रहा हूँ, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं कि कभी भी बच्चे को नंबर की मशीन ना बनाएं। नंबर की मशीन ना बनाएं, उसके मोरल वैल्यूज़ पे ध्यान दें कि अगर उसके मोरल वैल्यूज अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसका माइंड थोड़ा क्रिएटिविटी है तो बाद में सारी चीज़ें सही कर लेगा। हम लोग क्या करते हैं 95% आना, 90% आना, उसके अंदर ये चीज़ें भर दी जाती हैं। जब वो कंपटीशन में बैठता है तो वहाँ पर वो फेल, तब ये नौबत आती है कि मैं अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा नहीं कर पाया। एसआई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पहला जब आप रिटर्न देंगे उसके डर से आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, तब एक स्थिति बनती है कि यार क्यों ना इससे पीछे मुंह मोड़ लिया जाए। और फिर इसके बाद आप रिटर्न दिए, हो सकता है क्वालिफाई किए या हो सकता है आप बाहर हो गए, दोनों स्थिति मान के चलना है। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो या कोई भी काम करो तो एक स्थिति अपने सामने ये भी रखो कि नुकसान होगा तो कितना, फायदा होगा तो कितना। शायद कभी भी ऐसी स्थिति, हम एक ही पहलू पे चढ़ते जाते हैं, एसआई बनूंगा, यूपीएससी निकालूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब चलता रहता है। पता चले लास्ट में आके बाहर तब नहीं समझ में आता किधर जाऊं। रिटर्न क्वालिफाई फिजिकल के बाद भी अगर हो गया तो अच्छा है, बाहर हुए, दोनों स्थिति बनती हैं भाई। अगर 4000 बच्चे फिजिकल में गए तो 2000 अंदर होंगे, 2000 बाहर होंगे, आप किसी भी 2000 में आ सकते हैं। तो एक स्थिति यहाँ पर डिप्रेशन की बनती है। आपने नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आप बाहर हो गए तो एक स्थिति यहाँ पर बनती है। आप हो सकता है मेडिकल में क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड हो सकते हैं। कंपटीशन है, दोनों स्थितियों को आप सामने रखो और पहले से ये मान लो कि इन किसी भी स्थिति में मैं बाहर होता हूं तो मुझे अगले प्रयास का इंतजार करना चाहिए, ना कि डिप्रेशन का शिकार होना चाहिए। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कोई भी ऐसा कदम मत उठाना, क्योंकि मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि आपका कंपटीशन निकालना आपके पेरेंट्स की खुशी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है कि आप खड़े रहो, जिंदा हो, आपका जीवन बना रहे। असफलताएं आपको मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सफलताएं मिलती रहेंगी, लेकिन उनकी खुशी उसमें भी है कि आप हो तो सही। तो आपका ये कदम उनको कितना दुखी कर देगा, एक बार इसको भी सोच लेना। और रही बात इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बंद है, आपका काम बंद है, कोई जॉब कर रहे थे प्राइवेट वो बंद है, तैयारी नहीं हो पा रही है, रूम रेंट देना है, यार मैं कहता हूँ कुछ भी होगा, रूम रेंट नहीं दोगे तो केस करेगा, नीलाम कर लो ना यार प्रॉपर्टी। मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है एक दिन सब कुछ भुगतान कर दूंगा, क्यों नहीं सोचते हो? इतना बड़ा थोड़ी ना है कोई इशू की 3000 5000 का रेंट अगर 10 महीने 1 साल नहीं जाता तो यार क्या जाएगा, मेरे जीवन से बड़ा तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और मैं समझता हूँ कि आप सभी समझदार हैं और एक समझदार व्यक्ति ही किसी प्रतियोगिता का हिस्सा लेता है और प्रतियोगिता में असफल और सफल दोनों को आप एक पहलू मानकर चलो। ये कदम कभी भी ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि इससे बहुत दुख होता है। और आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं, जब भी ऐसी स्थिति आए एक बार मेरे से बात कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये सफ़र है। आप एक बाइक लेके घर से निकलो ना, तब भी भरोसा नहीं रहता, एक चांस बनता है कि आ जाऊंगा, क्योंकि रोड में अगर भीड़ है तो हो सकता है कि कुछ आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तभी तो आपके पेरेंट्स जब आप कहीं जाते हो तो बार बार कॉल करते हैं, उनको एक डर रहता है ना। अगर आप 100% सेफ तो क्यों फ़ोन करें, गया है आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटी हर जगह है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जाना है, लौट के ना आने का एक खतरा है तो मर जाऊं मत जाऊं। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो। और कुछ आपके लिए पंक्ति हैं, शायद आपको और भी इंस्पायर करें, मैं उनको आपके सामने बोलने की कोशिश करूंगा, आप उसी तरह से अपने अंदर लें।
कि हर सुबह ये ज़िंदगी दौड़ कर भागे कहीं। सबकी ज़िंदगी में दौड़ धूप है। हर सुबह ये ज़िंदगी दौड़ कर भागे कहीं, बस हकीकत ख्वाब थामे, बस हकीकत हाथ थामे, ख्वाब है आगे कहीं। हर सुबह ये ज़िंदगी दौड़ कर भागे कहीं, बस हकीकत हाथ थामे, ख्वाब है आगे कहीं। बेबसी सी अनकही सी, बेबसी सी अनकही सी, ज़िंदगी में बेरुखी। सभी की ज़िंदगी में बेरुखी है। बेबसी सी अनकही सी, ज़िंदगी में बेरुखी। मन थका तन भी है आहत, मन थका तन भी है आहत, रूह जैसे हो दुखी। मन थका तन भी है आहत, रूह जैसे हो दुखी। कुछ मौन है, कुछ मौन है, कुछ है दुखी, कुछ अनकहे से चित्र हैं। ये ज़िंदगी के कुछ ऐसे चित्र हैं जो कुछ मौन है, कुछ अनकहे, कुछ बोल भी नहीं पाते, कुछ कह भी नहीं पाता, और कुछ अनकहे से चित्र हैं। कैसे मैं समझूं इस तथ्य को, ये ज़िंदगी विचित्र है। कैसे मैं समझूं इस तथ्य को, ये ज़िंदगी विचित्र है। तो ये ज़िंदगी विचित्र है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आना है। हाँ, दिक्कत ये है कि मैं किसी स्थिति में मरूंगा नहीं। ठीक है, मेहनत करूंगा, आखिरी सांस तक करूंगा, जब तक मेरे अंदर जान है तब तक करूंगा। हो जाए तो अच्छा, नहीं है तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए खड़ा हूँ, उनके लिए यही बहुत कुछ है। कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा। अगर ये कलम पकड़नी आ गई है और माता पिता ने या हमारे टीचर्स या हमारे शिक्षक ने ये कलम पकड़ना सिखा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि पुराने ज़मानों के जो बहुत बड़े ताकतवर राजा हुआ करते थे, जिनका आप बड़े विध से इतिहास पढ़ते हैं, उनके हाथ में तलवार एक बहुत बड़ा अस्त्र हुआ करता था, जिसके बल पे वो पूरा राज्य जीत लेते थे। मैं समझता हूँ कि उससे भारी हथियार हम सभी के हाथ में है, वो कलम। उसकी बदौलत, उसकी क्षमता से आप कुछ भी कर सकते हो। बस एक बार उसकी ताकत को पहचानो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।